हेलो नमस्कार साथियों, वेलकम टू रॉयल स्टडी। दोस्तों आज जैसा कि आप सभी को पता ही है एमपीपीएससी प्री 2024 का स्पेशल एग्जाम था। आप सभी का पेपर 1 का एनालिसिस हम आपके लिए लेकर आ चुके हैं। पूरी आंसर की हम आपको लिए 100 क्वेश्चंस की लेकर आ चुके हैं। हमारे पास में सेट बी है, हम इस सेट बी को पूरा सोल्व आपको करवाएंगे। पूरा आंसर की हम आपको यहाँ पर बताने वाले हैं, तो इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा क्योंकि एमपीपीएससी प्री 2024 का स्पेशल एग्जाम ये हुआ है। अभी पेपर 1 है, इसके बाद में हम पेपर 2 भी आपके लिए लेकर आएंगे। और इस वीडियो की अगर आप चाहते हैं कि पीडीएफ आपको मिल जाए तो आप टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी, हमारी एप्लीकेशन को भी डाउनलोड कर लीजिएगा, उसकी लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगी। क्लियर है? तो आइए गाइस स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करके नहीं रखा है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट आप कर लीजिएगा। वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी इसको कर दीजिएगा। फटाफट स्टार्ट करते हैं हमारे पहले प्रश्न से। प्रश्न नंबर पहला हमारी स्क्रीन पर है। अब यहां पर जो क्वेश्चन आपको दे रखा है ये है इमिटेशन गेम किसका मूल नाम था। तो इमिटेशन गेम किसका मूल नाम था, इस तरह से ये क्वेश्चन बना है। यहां पर सेट बी का है, हम एक बार और आपको क्लियर कर दें। तो इमिटेशन जो गेम है, इमिटेशन गेम ये मूल नाम है द ट्यूरिंग टेस्ट। किसका? द ट्यूरिंग टेस्ट का मूल नाम है इमिटेशन गेम। तो याद रखिएगा यहां से हमारा ऑप्शन नंबर जो बी है बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका चला जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है ट्विटर के संस्थापक कौन है, या ट्विटर के संस्थापक हैं। ट्विटर के जो संस्थापक हैं इनका नाम है जेक डोर्सी। जेक डोर्सी फर्स्ट ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा जेक डोर्सी, जो कि ट्विटर के संस्थापक हैं। आइए नेक्स्ट बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 3 हमारी स्क्रीन पर आ चुका है और ये ई गवर्नेंस रिलेटेड क्वेश्चन है। ई गवर्नेंस के 4 स्तंभ क्या है, यानी कि ई गवर्नेंस के जो 4 स्तंभ होते हैं वो कौन कौन से है ये आपको बताना है। तो ई गवर्नेंस के 4 जो स्तंभ है, ये पहला है लोग, प्रक्रिया, प्रौद्योगिकी और संसाधन। तो यहां से हमारा जो पहला ऑप्शन है यही बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। लोग, प्रक्रिया, प्रौद्योगिकी और संसाधन। यहां पर आपको याद रखना है, ये फॉर्मेट इसका रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पर है 4th नंबर का। यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम का केंद्रीय भाग कौन सा है। यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम का जो केंद्रीय भाग है ये कमांड सेल, कर्नल, डायरेक्टरीज एंड प्रोग्राम फाइल्स, इनमें से आपको क्लिक करना है। तो आपका यहाँ से कर्नल जो होगा ये बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम का जो केंद्रीय भाग है ये है कर्नल। आइए नेक्स्ट बात करते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है कुट्रेली, ये क्या है ये आपको बताना है। कुट्रेली जो आपको यहाँ पर इसका नाम बताना है। सर्च इंजन है, सोशल नेटवर्किंग साइट है, ब्लॉग है या इंटरनेट फोरम, ये है। इस तरह से आपको मिला है। तो ये कुर्रेटली ये एक सर्च इंजन है। यहां से हमारा फर्स्ट ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारी स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 6 है। यहां पर आपको यहां पर ब्लैंक दे रखा है। डेस हमला भ्रामक ईमेल या टेक्स्ट संदेशों के रूप में आता है जो आपसे सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने या व्यक्तिगत जानकारी प्रकट करने के लिए कह सकता है। तो ये किस तरह का होता है? स्पैमिंग होता है, ये वायरस, साइनिंग, फिशिंग और स्कैनिंग, इसको क्या बोला जाता है? तो इसको जो बेसिकली ये जो आता है ये आता है फिशिंग की श्रेणी में। फिशिंग की श्रेणी में ये आता है। यहां से हमारा ऑप्शन नंबर जो सी है बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा। 7 नंबर का क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पर आया है। उन पेशेवरों और व्यावसायिक लोगों के लिए एक सोशल नेटवर्किंग साइट जो अन्य पेशेवरों से जुड़ना चाहते हैं कौन सी है, इस तरह से आपको बताना है। तो फेसबुक, माई स्पेस, ट्विटर और लिंक्डइन। यहाँ से आपको 4 अलग अलग ऑप्शंस मिले, इनमें से सेलेक्ट करना है। उन पेशेवरों और व्यावसायिक लोगों के लिए एक सोशल नेटवर्किंग साइट आपको बताना है जो अन्य पेशेवरों से जुड़ना चाहते हैं, उनके लिए लिंक्डइन हो जाएगी। यहाँ से हमारा ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा। और ये क्वेश्चंस तो आई थिंक आप सोशल मीडिया यूज भी करते हैं सभी, तो आप सभी को बताइए। आइए नेक्स्ट बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। इंटरनेट के क्षेत्र में W3C इसका अर्थ क्या है? तो इंटरनेट के क्षेत्र में W3C का जो अर्थ होता है ये होता है वर्ल्ड वाइड वेब कंसोर्टियम इसको बोला जाता है। तो वर्ल्ड वाइड वेब कंसोर्टियम ये होता है, इसको W3C बोला जाता है। यहां से हमारा ऑप्शन नंबर डी के साथ में बिल्कुल करेक्ट आंसर चला जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है डेस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की शाखा है। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की शाखा है नेटवर्क डिजाइनिंग, साइबर फोरेंसिक्स, फुल स्टैक डेवलपर और मशीन लर्निंग। यहाँ से आपका करेक्ट आंसर रहेगा मशीन लर्निंग। मशीन लर्निंग जो है ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की शाखा है। आपका डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। आसानी से आपको क्लिक हो ही रहा है तो बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर डी ऑप्शन चला जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है एमपीईजी का अर्थ क्या है। एमपीईजी का जो अर्थ है ये क्या है, जल्दी से क्लिक करिएगा। सही जवाब यहाँ से हमारा जो रहेगा मूविंग पिक्चर एक्सपर्ट्स ग्रुप, ये इसका फुल फॉर्म है।
मूविंग पिक्चर्स एक्सपर्ट्स ग्रुप। यहाँ से आपका करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, यहाँ से हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये इसका फुल फॉर्म होता है MPEG का। आइए नेक्स्ट बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला जो क्वेश्चन है हमारी स्क्रीन पर है क्वेश्चन नंबर 11। यहाँ से आप देख सकते हैं क्वेश्चन है केशव चंद्र सेन को ब्रह्म समाज का प्रधान आचार्य किसने नियुक्त किया था। केशव चंद्र सेन को ब्रह्म समाज का जो प्रधान आचार्य नियुक्त किया था, ये किया था देवेंद्र नाथ टैगोर ने। देवेंद्र नाथ टैगोर आपका सी ऑप्शन करेक्ट आंसर यहाँ से हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। गांधी जी ने किस आंदोलन के समय वेल्स के राजकुमार का बहिष्कार करने का आह्वान किया था। तो ये गांधी जी ने जो किया था, ये किस आंदोलन के दौरान किया था या किस आंदोलन के समय किया था। तो ये किया था इन्होंने असहयोग आंदोलन के समय। आपका यहाँ से बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। गांधी जी ने असहयोग आंदोलन के समय वेल्स के राजकुमार का बहिष्कार करने का आह्वान किया था। बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका चला जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है मौर्यकालीन प्रशासनिक व्यवस्था में प्रतिष्ठा किस विभाग से संबंधित है। तो मौर्यकालीन प्रशासनिक व्यवस्था से क्वेश्चन आपका बनाए। प्रतिष्ठा यहाँ से पूछा है कि किस विभाग से रिलेटेड है। राजस्व विभाग, न्याय विभाग, सैन्य विभाग और आर्थिक विभाग। यहाँ से आपका जो करेक्ट आंसर रहेगा ये रहेगा न्याय विभाग। न्याय विभाग यानी कि बी ऑप्शन बिल्कुल आपका यहाँ से सही रहेगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है KM पनिक्कर ने किसके लिए कहा कि वे आधुनिक भारत के सर्वप्रथम कूटनीतिज्ञ थे। तो ये KM पनिक्कर ने कहा है और किसके लिए कहा है ये आपको बताना है। दादा भाई नौरोजी, लाला लाजपत राय, गोपाल कृष्ण गोखले और बाल गंगाधर तिलक। यहाँ से हमारा जो करेक्ट आंसर रहेगा ये दादा भाई नौरोजी के साथ में जाएगा। दादा भाई नौरोजी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप एक बार इसको देख लीजिएगा। बाकी आपका फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट आंसर यहाँ से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है बंगला भाषा में रचित ऐतिहासिक उपन्यास दुर्गेश नंदिनी के लेखक का नाम क्या है। बंगला भाषा में रचित ऐतिहासिक उपन्यास है दुर्गेश नंदिनी। इसके लेखक का नाम आपको बताना है। लेखक का नाम है बंकिम चंद्र चटर्जी। बी ऑप्शन बंकिम चंद्र चटर्जी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। बंगला भाषा में रचित है ये उपन्यास, इसका नाम है दुर्गेश नंदिनी। तो बंकिम चंद्र चटर्जी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 15 में बी। आइए नेक्स्ट बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस हमारा किस वेद में सभा और समिति को पृथक संस्थानों के रूप में घोषित किया गया है। ये जो किया गया है, ये जो वेद है इसका नाम है अथर्ववेद। अथर्ववेद में सभा और समिति को पृथक संस्थानों के या संस्थाओं के रूप में घोषित किया गया है। अथर्ववेद यहाँ से हमारा सी ऑप्शन के साथ में चला जाएगा बिल्कुल। आइए नेक्स्ट बात करते हैं। क्षत्रिय वर्णों के उपनयन संस्कार में किस मंत्र के संपादन का प्रावधान था। तो आपका करेक्ट आंसर यहाँ से चला जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गायत्री मंत्र आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा। निम्नलिखित में से कौन सा वेद सबसे अधिक प्राचीन है। सबसे अधिक प्राचीन जो वेद है इसका नाम है ऋग्वेद। ये सबसे अधिक प्राचीन है। सबसे अधिक प्राचीन वेद आपसे पूछा है तो ऋग्वेद हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। अष्टांग योग के अंतर्गत किसे अंतरंग साधना कहा जाता है। अष्टांग योग के अंतर्गत जो अंतरंग साधना कहा जाता है ये किसे कहा जाता है। तो ये कहा जाता है किसको, धारणा को। धारणा यानी कि डी ऑप्शन करेक्ट आंसर आपका चला जाएगा। गुहा मंदिरों में सुप्रसिद्ध कैलाश मंदिर कहाँ स्थित है। गुहा मंदिरों में सुप्रसिद्ध कैलाश जो मंदिर देखने को मिलता है ये मिलता है एलोरा की गुफाओं में। एलोरा की गुफाओं में ये स्थित है। बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आपका रहेगा। चलिए अगला क्वेश्चन नर्मदा नदी से रिलेटेड बनाएं। नर्मदा नदी का साहित्यिक संदर्भ सर्वप्रथम कहाँ मिलता है। तो सर्वप्रथम साहित्यिक जो संदर्भ मिलता है नर्मदा नदी का ये मिलता है अग्निपुराण में। अग्निपुराण डी ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है किस ताम्रपाषाण योगीन स्थल को वराहमिहिर का जन्म स्थल भी कहा जाता है। ताम्रपाषाण योगीन स्थल है जिसको वराहमिहिर का जन्म स्थान भी कहा जाता है। ये आपको बताना है और काफी ज्यादा इजी क्वेश्चन ये आपके लिए हो सकता है। बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा कायस्था जो कि उज्जैन में आता है। ये वराहमिहिर का जन्म स्थल है। ये एक ताम्रपाषाण योगीन स्थल है। आपका बी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। देखिए निम्नलिखित स्वतंत्रता सेनानियों को उनके क्रांति क्षेत्र से सुमेलित करना है। अब आपको सभी को सुमेलित करना है, जल्दी से करिएगा आप। क्लियर है। हम आपको बता दें राजा मर्दन सिंह, राजा दौलत सिंह, राजा बख्तवली और मुराद अली, इन सभी को इनके जो क्रांति क्षेत्र हैं इनसे रिलेट करना है हमको। तो यहाँ से हमारा जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये कौन सा होगा। पॉइंट पर आते हैं। हमारा जो करेक्ट आंसर यहाँ से हो जाएगा ये फर्स्ट वाला होगा। फर्स्ट वाला ये इसलिए होगा क्योंकि राजा मर्दन सिंह जो है इनका है भानपुर, है ना। तो यहाँ से हमारा ये हो जाएगा पहला। इसके अलावा राजा दौलत सिंह जो है इनका हो जाएगा निमावर। क्लियर है। तो ये 2 हो जाएगा। राजा बख्तवली इनका शाहगढ़ी है तो ये तीसरा हो जाएगा और मुराद अली ये इनका चौथा हो जाएगा। तो ये है
आपका जो क्रम रहेगा ये रहेगा 2 1 3 4, 2 1 3 4, जैसा कि आपको क्रम दिख ही रहा है 2 1 3 4 आपका यही क्रम रहेगा। तो फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट आंसर यहाँ से हमारा ऑप्शन पर फर्स्ट रहेगा। अगला क्वेश्चन है मोहनखेड़ा जैन तीर्थ निम्न में से किस जिले में स्थित है? मोहनखेड़ा जैन तीर्थ स्थल है ये, और ये जो देखने को मिलता है ये मिलता है देवास में। देवास फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। चलिए अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत है? गलत युग्म पहचानना है आपको। अब इनमें से जो गलत है देखिए, बोरी होशंगाबाद बिल्कुल सही है, गंगाऊ पन्ना ये भी सही है, करेरा शिवपुरी ये भी सही है, घाटी गांव ये इंदौर आपको दे रखा है, तो घाटी गांव जो है ये आपका इंदौर में नहीं है। क्लियर है? तो आपका इनमें से युग्म गलत बताना है आपको, तो ये वाला गलत है। डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा, बाकी सभी गलत हो जाएंगे, डी ऑप्शन। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा गम्मत लोकनाट्य का सूत्रधार क्या कहलाता है? गम्मत लोकनाट्य का जो सूत्रधार कहलाता है ये क्या कहलाता है? अब इस क्वेश्चन को हम आपको क्लियरली बता दें, इस क्वेश्चन में डाउट है, स्टार इसके सामने आप लगा लीजिएगा। क्लियर है? अब यहाँ पर ये इसलिए लगवा रहे हैं हम ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो, यानी कि इसका आंसर आप मिला सकें और थोड़ा सा रिसर्च कर सकें। गम्मत लोकनाट्य का सूत्रधार क्या कहलाता है? घूगर व माल या फिर खमरास, इन दोनों में से आपका एक हो सकता है, या तो आपका ए रहेगा या फिर आपका डी रहेगा। तो ए या डी दोनों में आप देख लीजिएगा कौन सा आपका सही होता है। बाकी हमने दोनों ऑप्शन बता दिए, दोनों में से एक आपका रहेगा, थोड़ा सा और आप देखिएगा। अगला क्वेश्चन है शंकर राव पंडित का संबंध किस विधा से था? शंकर राव पंडित का जो संबंध था ये था किससे? ख्याल गायकी से। ख्याल गायकी आपका सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है कोहबर। कोहबर क्या है? तो कोहबर जो है ये एक वैवाहिक अनुष्ठानिक भित्ति चित्र है। वैवाहिक अनुष्ठानिक भित्ति चित्र हो जाएगा कोहबर। यहां से फर्स्ट ऑप्शन आपका सही चला जाएगा। अगला क्वेश्चन है कुमार गुप्त और बंधु वर्मन के दसपुर अभिलेख के संबंध में कौन सा कथन गलत है? इनके बारे में आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए, तभी आप इस तरह के क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर सकते हैं। आपका यहाँ से करेक्ट आंसर क्या रहेगा? देखिए, इस अभिलेख में रेशम बुनकरों की श्रेणी द्वारा सूर्य मंदिर के निर्माण का उल्लेख है। क्लियर है? गलत कथन आपको इनके बारे में बताना है। यह भारत में विज्ञापन परंपरा का प्राचीनतम उदाहरण है। इस अभिलेख में दसपुर को पश्चिमपुर भी कहा गया है और इस अभिलेख की रचना भूभूति ने की थी। यहाँ से हमारा जो गलत पहचानना है आपको इनके बारे में, और ये गलत जो हो जाएगा ये वाला डी वाला हो जाएगा। तो डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका यहाँ से। अगला क्वेश्चन है यशोधर्मन के सोंदनी अभिलेख के रचयिता कौन है? यशोधर्मन के सोंदनी जो अभिलेख है इसके रचयिता का नाम बताना है। वासुल कवि आपका यहाँ से बी ऑप्शन सही जवाब चला जाएगा। अगला क्वेश्चन है एक जलीय पारिस्थितिकी तंत्र में के तालाब में निम्नलिखित में से किस घटक का प्रतिनिधित्व कवकों, जीवाणुओं एवं फ्लैजलेट्स के द्वारा किया जाता है? तो ये जो किया जाता है ये किया जाता है अपघटक। आपका यहाँ से अपघटक करेक्ट आंसर रहेगा। अपघटक का प्रतिनिधित्व किया जाता है, तो सी ऑप्शन सही जवाब रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत सरकार ने जल प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम कब पारित किया? भारत सरकार के द्वारा ये पारित किया गया, जल अधिनियम पारित किया गया, प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम। तो ये जो पारित किया गया है ये किया गया 1974 में, 1974 आपका डी ऑप्शन से जवाब रहेगा। अगला क्वेश्चन है एसडीजी इंडिया इंडेक्स 2018 के अनुसार एसडीजी 1, 2 और 9 क्रमशः ये दर्शाते हैं। तो ये क्या दर्शाते हैं? इस तरह से आपको इनके ऊपर क्लिक करना है, जो कौन सा ऑप्शन यहाँ से आपका सटीक बैठता है। क्लियर है? यहाँ पर आपका जो करेक्ट आंसर पहला वाला ही हो जाएगा। कोई गरीबी नहीं, कोई भूखमरी नहीं, उद्योग नवाचार का बुनियादी ढांचा, उद्योग नवाचार और बुनियादी ढांचा। यहाँ से हमारा फर्स्ट ऑप्शन जो है यही बिल्कुल करेक्ट आंसर यहाँ से हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन है हमारा राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 2017 ने स्वास्थ्य में सुधार के लिए 7 प्राथमिकता वाले क्षेत्रों पर समन्वित कार्यवाही की पहचान की है। दिए गए विकल्पों में से कौन सा 7 प्राथमिकता वाले क्षेत्रों के अंतर्गत नहीं है? क्लियर है? इनमें से कौन सा नहीं है 7 के अंतर्गत? तो इनमें से जो 7 के अंतर्गत नहीं है ये आपको क्लिक करना है, यहां से आपको क्लिक करना है। तो यहां से आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा अन्नपूर्णा योजना। अन्नपूर्णा योजना ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा। क्लियर है? अन्नपूर्णा योजना हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है मनुष्यों के गुणसूत्र संख्या 21 की ट्राइसोमी के कारण होने वाला विकार है। करेक्ट आंसर आपका चला जाएगा डाउन सिंड्रोम, यहां से ऑप्शन नंबर बी के साथ में। अगला क्वेश्चन है किस दाल का लगातार सेवन करने से
लेथायरिज्म नामक जो रोग है ये हो जाता है। तो ये जो दाल है इसका नाम खेसारी दाल है। खेसारी दाल का लगातार सेवन करने से लेथायरिज्म नामक जो रोग है ये हो जाता है। तो फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट आंसर यहाँ से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है ओजोन परत की जो मोटाई है इसको किसके द्वारा मापा जाता है? ओजोन परत की मोटाई को मापा जाता है डाप्सन इकाई के द्वारा। डाप्सन इकाई आपका बी ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मनुष्य शरीर में ग्रीवा कशेरुकाओं की संख्या होती है। तो मनुष्य के शरीर में ग्रीवा कशेरुकाओं की संख्या जो होती है ये होती है 7 आपका करेक्ट आंसर यहाँ से ऑप्शन नंबर बी रहेगा। मंगल ग्रह के लिए भारत का पहला अंतर्ग्रही मिशन किस वर्ष सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया? ये किया गया सन 2013 में। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। एक आपका नेक्स्ट क्वेश्चन बना है वर्ष 2017 में इसरो के किस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल के द्वारा एक ही फ्लाइट में 104 सैटेलाइट सफलतापूर्वक लॉन्च किए गए थे? तो ये जो किए गए थे ये किए गए थे PSLV C-37 में। तो यहाँ से हमारा जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। रानी दुर्गावती श्री अनंत प्रोत्साहन योजना के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? अब यहाँ पर आपको कथन से रिलेट करके इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है। यह मध्य प्रदेश में मिलेट यानी मोटा अनाज को प्रोत्साहित करती है। पूरे मध्य प्रदेश में लागू है। यह योजना 23-24 से 25-26 तक की अवधि की है। इनमें से आपको कथन बताना है कि कौन सा इसके बारे में सही है। अब यहाँ से आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये आपका पहला, दूसरा और तीसरा ये तीनों सही है। तो यहाँ से हमारा 1, 2 और 3 सही है, यानी कि डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है वर्ष 2024 में भारत के राष्ट्रपति द्वारा निम्नलिखित में से किसको राज्यसभा के 12वें सदस्य के रूप में नामित या मनोनीत किया गया? तो ये जो किया गया है ये किया गया है इलैयाराजा को, माफ कीजिएगा। यहाँ से हमारा जो करेक्ट आंसर रहेगा सुधा मूर्ति रहेगा। सुधा मूर्ति यानी कि सी ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा सुधा मूर्ति। वर्ष 2024 में भारत के राष्ट्रपति द्वारा सुधा मूर्ति जो है इनको राज्यसभा के 12वें सदस्य के रूप में नामित या मनोनीत किया गया है। सुधा मूर्ति बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। मध्य प्रदेश के पैरा केनो खिलाड़ी कौन है जिन्हें 2023 में अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? करेक्ट आंसर आपका यहाँ से हो जाएगा प्राची यादव, इनको किया गया था। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। क्लियर है? आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की देखते हैं आगे। निम्नलिखित में से किसको वर्ष 2024 में भारत सरकार के या भारत के लोकपाल के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया? तो ये जो किया गया ये किया गया श्री न्यायमूर्ति अजय मानिकराव खानविलकर, इनको जो है भारत के लोकपाल के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया वर्ष 2024 में। तो आपका डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व की पहली वैदिक घड़ी कहाँ पर स्थापित है? विश्व की पहली जो वैदिक घड़ी है ये स्थापित है उज्जैन में। उज्जैन सी ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा जनवरी से मार्च 2024 में भारत और इंग्लैंड के मध्य संपन्न 5 टेस्ट मैचों की क्रिकेट श्रृंखला में विजय रहा। कौन विजय रहा इसमें? तो इसमें जो विजय रहा ये रहा इंग्लैंड 4-1 से। इंग्लैंड 4-1 से इसमें विजय रहा। डी ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा निम्नलिखित में से कौन पारंपरिक माच गायन शैली से संबंध है? आपका करेक्ट आंसर यहाँ से हो जाएगा ओम प्रकाश शर्मा। ओम प्रकाश शर्मा जो है यह पारंपरिक माच गायन शैली से संबद्ध रखें। आपका डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट रहेगा यहाँ से। अगला क्वेश्चन है सांख्यिकी में 2023 के अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार जिसे गणित के नोबेल पुरस्कार के बराबर माना जाता है उसके प्राप्तकर्ता कौन है? सांख्यिकी की यहाँ पर बात की जा रही है तो इनका नाम है कल्याण कुड्डी राधाकृष्ण राव। ये जो है जिसे सांख्यिकी में 2023 के अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार जिसे गणित के नोबेल पुरस्कार के बराबर माना जाता है उसके प्राप्तकर्ता है। सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है वर्ष 2024 में FIDE कैंडिडेट्स टूर्नामेंट्स जीतने वाले सबसे कम उम्र के खिलाड़ी कौन बने? तो इनका नाम आपको बताना है डी मुकेश। आपका करेक्ट आंसर है डी गुकेश इनका नाम है। ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ में। क्लियर है? तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा। लम्हेटा गांव किस जिले में स्थित है जहां जियो पार्क की स्थापना की जानी है? अब ये जो लम्हेटा गांव है ये आता है आपका ग्वालियर जिले में। लम्हेटा गांव ग्वालियर जिले में आता है जहां पर जियो पार्क जो है इसकी स्थापना की जानी है। आपका डी ऑप्शन करेक्ट आंसर चला जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है 51 नंबर क्वेश्चन हमारा। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा आदिवासी लोक व पारंपरिक कलाओं के लिए महिलाओं को कौन सा सम्मान दिया जाता है? ये जो सम्मान है इसका नाम है देवी अहिल्या सम्मान या राष्ट्रीय देवी अहिल्या सम्मान आप बोल सकते हैं। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। बिरहा किस आदिवासी जनजाति की महिलाओं का लोकप्रिय लोकगीत है? तो ये है कोल जनजाति की आदिवासी महिलाओं का।
कोल यहाँ से बी ऑप्शन करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। मध्य प्रदेश में आदिवासियों के लिए स्वरोजगार योजना किनके नाम पर चल रही है? आदिवासियों के लिए स्वरोजगार जो योजना चल रही है मध्य प्रदेश में, ये चल रही है बिरसा मुंडा के नाम पर। बिरसा मुंडा के नाम पर चल रही है, सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ से। भारतीय साहित्य में जनजातीय जीवन की संस्कृति, परंपरा और विशिष्टताओं पर लेखन के लिए कौन सा सम्मान दिया जाता है? अब ये जो सम्मान दिया जाता है ये है वीर शंकर शाह रघुनाथ शाह राष्ट्रीय सम्मान, इसको बोला जाता है। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। जनजातीय कार्य विभाग प्रकाशन प्रतिष्ठान वन्या का स्थापना वर्ष आपको बताना है कितना, कौन सा है? तो इसका है 1980, 1980 आपका डी ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, महानायक टंट्या मामा किस आदिवासी जनजाति से संबंधित हैं? महानायक टंट्या मामा जो है ये आदिवासी जो जनजाति है, इनसे किस जनजाति से रिलेटेड थे? ये थे भील से, भील थे, ये भील जनजाति से इनका संबंध था। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। स्वर्गीय श्री बादल भोई कौन थे? तो ये बादल भोई आई थिंक आप सभी लोगों को पता होगा, ये थे प्रसिद्ध आदिवासी स्वतंत्रता सेनानी थे बादल भोई। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। भीमा जनजाति के लोग मध्य प्रदेश के किन जिलों में निवास करते हैं? तो भीमा जनजाति के जो लोग रहते हैं ये रीवा और सतना जो जिला है यहाँ पर निवास करते हैं। तो यहाँ से आपका सी ऑप्शन करेक्ट आंसर चला जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, मांडवरा त्योहार देश द्वारा मनाया जाता है? मांडवरा जो त्योहार है ये मनाया जाता है भारिया के द्वारा। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। स्वतंत्रता सेनानी रघुनाथ सिंह मंडलोई देश से संबंधित हैं, तो इनका जो संबंध है ये है भिलाला जनजाति से, रघुनाथ सिंह मंडलोई का। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस मामले में भारत के सर्वोच्च न्यायालय के दोनों में संघर्ष की स्थिति में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों पर मौलिक अधिकारों की व्यापकता की घोषणा की? तो ये की मद्रास राज्य बनाम चंपकम दोराई राजन 1951। तो बी ऑप्शन करेक्ट आंसर यहां से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है? तो इनमें से पहला वाला आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्तों के बीच मतभेद की स्थिति में मामले का निर्णय विधि आयोग द्वारा किया जाता है। तो यहां से हमारा फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर चला जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, संविधान में संशोधन के लिए कम से कम आधे राज्यों के विधानमंडलों द्वारा अनुसमर्थन की आवश्यकता होती है? करेक्ट आंसर यहां से चला जाएगा आपका, यदि ऐसा संशोधन अनुच्छेद 279 का के में कोई परिवर्तन करना चाहता है, यानी कि डी ऑप्शन आपका यहां से करेक्ट रहेगा। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, पंचायतों को सौंपी जा सकने वाली शक्तियों, अधिकार और जिम्मेदारियों की सूची डेस में दी गई है। तो ये जो पंचायत को जो अधिकार दिए गए हैं ये किस अनुसूची में है या किस सूची में है ये आपको बताना है। तो ये है 11वीं अनुसूची में, 11वीं अनुसूची आपका फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार आपको करना है, कानूनी मामलों पर राज्य सरकार को सलाह देना महाधिवक्ता का कर्तव्य होगा। महाधिवक्ता मंत्रिमंडल के प्रसाद पर्यंत पद पर बने रहेंगे। उपयुक्त कथनों में से कौन सा जो कथन है ये सही है, ये आपको बताना है। यहाँ से करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर कानूनी मामलों पर राज्य सरकार को सलाह देना महाधिवक्ता का कर्तव्य होगा। केवल एक आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन केवल एक आपका करेक्ट आंसर रहेगा। अटल बिहारी वाजपेयी सुशासन एवं नीति विश्लेषण संस्थान कहाँ पर स्थित है? अटल बिहारी वाजपेयी सुशासन एवं नीति विश्लेषण जो संस्थान है ये है आपका भोपाल में, भोपाल से ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग के बारे में बताता है? भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग के बारे में जो बताने वाला आर्टिकल है ये कौन सा है? आर्टिकल 61, आर्टिकल 61 आपका करेक्ट आंसर यहां से हो जाएगा, सी ऑप्शन। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 76 के अनुसार राष्ट्रपति उस व्यक्ति को भारत का महान्यायवादी यानी अटॉर्नी जनरल नियुक्त करेगा जो उच्च न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त होने के योग्य हो, जो कम से कम 7 वर्षों तक सर्वोच्च न्यायालय का अधिवक्ता रह चुका हो, जो उच्च न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त होने के योग्य हो, जो कम से कम 7 वर्षों तक उच्च न्यायालय का अधिवक्ता रह चुका हो। इन चारों में से आपको क्लिक करना है कि कौन सा करेक्ट आंसर रहेगा। करेक्ट आंसर आपका यहाँ से हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ से सी, जो उच्च न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त होने योग्य हो उसको जो है महान्यायवादी जो है नियुक्त करेगा राष्ट्रपति। आपका यहाँ से सी ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। के एम मुंशी के देश से संबंधित हैं। के एम मुंशी जो संबंधित है ये थे किससे रिलेटेड? तो के एम मुंशी थे संविधान प्रारूप समिति से रिलेटेड संबंधित। तो बी ऑप्शन करेक्ट आंसर यहाँ से हो जाएगा हमारा। अगला क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति किसकी सलाह पर अनुच्छेद 352 के तहत आपातकाल की घोषणा कर सकते हैं? तो ये जो करते हैं ये करते हैं संघ मंत्रिमंडल की जो सलाह पर ये राष्ट्रपति करते हैं अनुच्छेद 352 के तहत आपातकाल की घोषणा, तो ये करते हैं संघ मंत्रिमंडल की सलाह पर। आपका यहाँ से सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड
भोपाल की स्थापना किस देश की कंपनी के सहयोग से हुई थी? तो ये जो BHEL जो आपको देखने को मिलता है भोपाल में, इसकी जो स्थापना हुई थी ये हुई थी ब्रिटेन के सहयोग से। ब्रिटेन, डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा। क्लियर है, ब्रिटेन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार किस जिले में नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत सर्वाधिक है? करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा भोपाल में, भोपाल करेक्ट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी सिंचाई परियोजना में 4 राज्यों की भागीदारी है? सिंचाई परियोजना में 4 राज्यों की जो भागीदारी है, यहाँ पर आपका सरदार सरोवर परियोजना जो है ये बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसमें 4 राज्यों की भागीदारी बिल्कुल है। 2021-22 के अनुसार मध्य प्रदेश में क्षेत्रफल एवं उत्पादन की दृष्टि से अनाजों में गेहूं का कौन सा स्थान है? गेहूं का जो स्थान इसमें है ये है यहाँ पर प्रथम स्थान। प्रथम स्थान 2021-22 की यहाँ से हम बात कर रहे हैं। 2022-21-22 के अनुसार मध्य प्रदेश के में क्षेत्रफल और उत्पादन की दृष्टि से अनाजों में गेहूं की यहाँ पर स्पेशली बात की जा रही है। तो गेहूं की अगर बात की जाए तो आपका करेक्ट आंसर चला जाएगा ऑप्शन नंबर डी के साथ में, प्रथम यहाँ से करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी प्रथम बिल्कुल सही जवाब रहेगा। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश के किस जिले में सोयाबीन का उत्पादन प्रारंभ हुआ था? मध्य प्रदेश में जो सोयाबीन का जो उत्पादन प्रारंभ हुआ था ये हुआ था देवास में। देवास यहाँ से आपका डी ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रॉक फॉस्फेट का उपयोग निम्नलिखित में से किस उद्योग में किया जाता है? रॉक फॉस्फेट का उपयोग किया जाता है उर्वरक उद्योग में। उर्वरक उद्योग बी ऑप्शन से जवाब रहेगा आपका। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश के दक्षिण पूर्वी भाग में अधिकांश वर्षा किसके द्वारा होती है? आप सभी को पता ही है ये जो वर्षा होती है ये मानसून की बंगाल की खाड़ी शाखा से होती है। तो बी ऑप्शन यहाँ से हमारा बिल्कुल करेक्ट चला जाएगा। मध्य प्रदेश में काली मिट्टी का निर्माण किस चट्टान से होता है? ये भी आप सभी को पता ही है, बेसाल्ट चट्टानें ये होती हैं जहां पर काली मिट्टी का निर्माण होता है जिनसे मध्य प्रदेश में। तो यहाँ से हमारा सी ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। विंध्यन स्कार्पलैंड का दक्षिणी भाग क्या कहलाता है? और काफ़ी इजी क्वेश्चंस भी यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है। कुछ का लेवल आपको वाकई टफ देखने को मिल रहा है, कुछ क्वेश्चंस इजी भी मिल रहे हैं। माने यानी कि कुल मिलाकर देखें तो पैटर्न आपको बताइए कुछ इजी आता है कुछ हार्ड आता है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि मॉडरेट पेपर यहाँ पर आपको देखने को मिला है। विंध्यन स्कार्पलैंड का दक्षिणी जो भाग होता है ये क्या कहलाता है? ये कहलाता है अमरकंटक पठार। अमरकंटक पठार फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट आंसर है। मध्य प्रदेश में बांस का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? सभी को पता ही है बांस का राष्ट्रीयकरण हुआ था मध्य प्रदेश में। कब हुआ था? 1973 में। 1973 में बांसों का राष्ट्रीयकरण मध्य प्रदेश में हुआ था। वर्ष 2021 के में निम्नलिखित में से कौन सा चक्रवात भारत के पश्चिमी तट पर आया था? 2021 में जो चक्रवात आया था पश्चिमी तट पर, इसका नाम था तोकते इसको कहते थे, तोकते। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। जनगणना वर्ष 2011 के अकॉर्डिंग भारत के निम्नलिखित राज्यों में से कौन से राज्य में जनसंख्या घनत्व सबसे कम रहा है? सबसे कम जनसंख्या जो घनत्व रहा है ये कहाँ पर रहा है? किसके अकॉर्डिंग यहाँ पर बात की जा रही है? 2011 की जनगणना के अकॉर्डिंग। और गाइस ये अभी जो आपकी एसएससी की एग्जाम चल रही है सिलेक्शन पोस्ट 12 की, उसमें भी क्वेश्चन ये बना है। अरुणाचल प्रदेश आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर यहाँ से हो जाएगा। अरुणाचल प्रदेश सबसे कम जनसंख्या घनत्व है, ओनली 17। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये आपका क्वेश्चन उसमें भी बना है, तो इसमें भी बना है सेम टू सेम क्वेश्चन। आपका बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा। क्लियर है। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित पर्वत चोटियों को उनकी ऊंचाई के आधार पर अवरोही क्रम में क्रमबद्ध आपको करना है। अब ये आपको थोड़ा सा डिफिकल्ट काम लगेगा, बट अगर पता है सभी की ऊंचाई तो आप आसानी से कर सकते हैं। क्लियर है। तो जल्दी से करिएगा। पर्वत चोटियों को उनकी ऊंचाई के आधार पर अवरोही क्रम में आपको जो है क्रमबद्ध करना है। तो यहाँ पर गुरु शिखर, महेंद्रगिरी, अनाईमोडी, पंचमढ़ी दे रखा है आपको। यहाँ पर नीचे ऑप्शंस भी दे रखा है कि पहले बाद में फिर उसके बाद में कौन सी किस तरह क्रम में यहाँ पर आपको देखना होगा। तो यहाँ पर गाइज देखिए गुरु शिखर, महेंद्रगिरी, अनाईमोडी, पंचमढ़ी। तो यहाँ पर आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये सबसे पहले नंबर पर तो आएगी पंचमढ़ी। पंचमढ़ी ये पहले नंबर पर आएगी। इसके बाद में आती है आपकी महेंद्रगिरी, ये दूसरे नंबर पर जाएगी। उसके बाद में आती है आपकी गुरु शिखर तीसरे नंबर पर, और चौथे नंबर पर अनाईमोडी आ जाएगी। क्लियर है। इस तरह से ये आपका क्रम रहेगा। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर डी हमें बिल्कुल क्लियर दिखाई दे रहा है। ये 4 हैं और ये आपका 2, फिर 1 और फिर 3, यानी कि आपका डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित युग्मों का विलाल करते हुए सही कोट की पहचान आपको करना है। नदियां और उद्गम क्षेत्र आपको बताना है। कावेरी नदी, अब ये तो आप सभी आसानी से मिला लेंगे क्योंकि आपको बताइए कौन सी नदी कहाँ से निकलती है, और काफ़ी इजी नदियां भी दे रखी है आपको, तो आसानी होगी, कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। अब कावेरी नदी जो निकलती है कहाँ से निकलती है ये आप जल्दी से बता दीजिएगा। कावेरी जो नदी निकलती है, क्लियर है, यहाँ पर आपको
ब्रह्मगिरी पहाड़ी, ये हो जाएगा पहला वाला। साबरमती नदी कहाँ से निकलती है, तो ये निकलती है यहाँ से मेवाड़ पहाड़ियों से। ताप्ती नदी सतपुड़ा श्रेणी से निकलती है, आपको बताइए। दामोदर नदी छोटा नागपुर पठार। क्लियर है, तो यहाँ से आपका 4 हो जाएगा, यानी कि आपका पहले नंबर पर 2 आएगा, 2 फिर 3, तो 2 3 किस में आ रहा है, पहले 2 3 1 4, यानी कि आपका सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से भारत के कौन से दो राज्यों में से देश के कुल कोयला निक्षेप का 50% से अधिक प्राप्त होता है। यहाँ पर आपको थोड़ा सा ध्यान से करना है इस तरह के क्वेश्चंस को। आपका जो करेक्ट आंसर रहेगा, ये यहाँ पर क्या क्या रहेगा, जल्दी से क्लिक करिएगा। भारत के कौन से 2 राज्यों से देश के कुल कोयला निक्षेप का 50% से अधिक प्राप्त होता है। बिल्कुल करेक्ट आंसर यहाँ से आपका जो हो जाएगा, ये तो आपका जो रहेगा झारखंड रहेगा और दूसरा रहेगा उड़ीसा। झारखंड और उड़ीसा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पर पहला और तीसरा है, तो पहला तीसरा किस में आ रहा है, यहाँ पर आ रहा है इसमें बी वाले में, तो बी वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल यहाँ से करेक्ट चला जाएगा। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2021-22 में भारत में दालों के उत्पादन में किस राज्य का प्रथम स्थान रहा। 2021-22 में यहाँ पर बात की जा रही है दालों के उत्पादन में, पहले नंबर पर मध्य प्रदेश रहा। सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य बॉक्साइट का सबसे बड़ा भंडार रखता है। बॉक्साइट का सबसे बड़ा जो भंडार रखता है ये ओडिशा रखता है, ओडिशा, बी ऑप्शन से जवाब रहेगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से वर्ष 2021-22 में भारत का कौन सा राज्य चावल का सबसे बड़ा उत्पादक रहा है। 21-22 में चावल का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य आपको बताना है। करेक्ट आंसर यहाँ से आपका हो जाएगा पश्चिम बंगाल, ऑप्शन नंबर डी। निम्नलिखित में से कौन सी सबसे लंबी नदी है। अब सबसे लंबी जो नदी है इसका नाम नर्मदा नदी है। आप सभी को बताइए, कावेरी ताप्ती सोन में नर्मदा नदी सबसे लंबी नदी है, तो आपका सी ऑप्शन करेक्ट आंसर चला जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। इनमें से सही कथन कौन सा नहीं है, यह आपको मिलान करना है, यानी कि आपको बताना है कि कौन सा कथन इनमें से सही नहीं है। तो यहाँ से आपका एल नीलो घटना प्रतिवर्ष घटित होती है, ये बेसिकली आपका सही कथन नहीं है, गलत है, यानी कि कौन सा कथन सही नहीं है, तो ये सही नहीं है, सी वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जीआई टैग प्राप्त चिन्नौर चावल का उत्पादन मुख्य रूप से मध्य प्रदेश के किस जिले में किया जाता है। चिन्नौर चावल आप सभी को बताइए, और ये मध्य प्रदेश के बालाघाट जिले से संबंध रखता है। आपका डी ऑप्शन सही जवाब रहेगा। मध्य प्रदेश के निम्नलिखित जिलों को उनके अनूठे उत्पादन के साथ आपको मिलाना है। अशोकनगर में क्या फेमस है या क्या किस लिए जाना जाता है, खरगोन, बुरहानपुर, मंदसौर। अब इन सभी का बिल्कुल आप आसानी से एक चुटकी में इनको सोल्व कर सकते हैं, क्या क्या कहाँ का है। अब यहाँ पर आपको जो पता है उनको पहले मिला लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी, बड़ी आसानी से आप सभी का मिलान कर सकते हैं। देखिए अशोकनगर यहाँ पर आपको क्या फेमस है ये भी नहीं पता है, खरगोन मिला लीजिएगा, बुरहानपुर मिला लीजिएगा और मंदसौर मिला लीजिएगा। इनमें से किसी का पता हो सबसे पहले आप उसको मिलाइएगा। जैसे कि हम यहाँ पर मिलाना स्टार्ट करते हैं, क्लियर है, यहाँ पर हम मिलाना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर अशोकनगर की क्या है, चंदेरी साड़ियाँ प्रसिद्ध हैं, तो ये पहला हो जाएगा, क्लियर है। चंदेरी अशोकनगर में आती है, तो चंदेरी साड़ियाँ अशोकनगर की हो जाएगी। उसके बाद में यहाँ पर देखिए खरगोन है, खरगोन में क्या है, महेश्वर साड़ियाँ और टाइगर जो प्रिंट है ये यहाँ पर फेमस है, तो यहाँ पर ये दूसरा हो जाएगा। बुरहानपुर में क्या फेमस है, तो बुरहानपुर में केले फेमस है, तो ये तीसरा हो जाएगा। और मंदसौर लहसुन के लिए स्पेशली आप पता ही है आपको, तो ये चौथा हो जाएगा। अब इसका जो क्रम बनेगा ये बनेगा 3 2 1 4, 3 2 1 4, यानी कि आपका बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। बी ऑप्शन सही जवाब आपका रहेगा। अगला क्वेश्चन है, नीति आयोग की एसडीजी इंडिया इंडेक्स 2020 के अनुसार सूचकांक स्कोर रेंज के आधार पर सतत विकास लक्ष्यों में राज्यों के प्रदर्शन की विभिन्न श्रेणियों को कैसे परिभाषित किया जाता है। ये जो श्रेणियां हैं ये किस तरीके से परिभाषित की जा सकती हैं, तो आकांक्षी 0 से 49, प्रदर्शक 50 से 64, अग्रणी 65 से 99, ए विचार 100, इस तरीके से ये जो श्रेणियां हैं परिभाषित की जा सकती हैं। तो बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर यहाँ से हो जाएगा, क्लियर। अगला क्वेश्चन है गाइज, पहला G20 शिखर सम्मेलन कहां और कब हुआ था। पहला G20 शिखर सम्मेलन जो हुआ था ये हुआ था वाशिंगटन डीसी यूएसए में सन 2008 में ये हुआ था, तो बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सटीक जाएगा। वैधानिक तरलता अनुपात यानी कि SLR ये होता है, SLR वैधानिक तरलता अनुपात, ये इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन है। और SLR की न्यूनतम सीमा क्या थी जिसे भारत सरकार द्वारा 2007 में संशोधित किया गया था। करेक्ट आंसर आपको क्लिक करना है, बिल्कुल जल्दी से करिएगा। करेक्ट आंसर क्या रहेगा, 95 नंबर क्वेश्चन है हमारा। 25% थी संशोधित करनी, जिन्हें भारत सरकार द्वारा 2007 में संशोधित किया गया था। तो ये जो थी न्यूनतम सीमा ये 25% थी। 25% आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर यहाँ से हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, सितंबर 2023 में
यानी कि सितंबर 2023 के अंत में सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी में बाह्य ऋण का अनुपात क्या था? करेक्ट आंसर यहां से चला जाएगा 18.6%, 18.6%, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट आंसर यहां से रहेगा। 97 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। वर्ष 2017-18 में भारत के सभी कारखानों का कितना प्रतिशत मध्य प्रदेश में स्थित था? 2017-18 में भारत के सभी कारखानों का जो प्रतिशत था, ये कितना प्रतिशत मध्य प्रदेश में स्थित था? करेक्ट आंसर यहां से हमारा 5% रहेगा। बाकी इस क्वेश्चन में आप भी थोड़ा सा देख सकते हैं, अगर आपको डाउट है तो आप भी इसका थोड़ी सी रिसर्च कर सकते हैं इसके बारे में, है ना। तो 5% आप लगा सकते हैं, बाकी अगर आपको डाउट है तो आप इसका एक बार चेक भी कर सकते हैं। हम 100% श्योर इसको लेकर नहीं है। चलिए 97 हो गया। 98 नंबर क्वेश्चन के और आगे बढ़ते हैं। वर्ष 2022-23 में मध्य प्रदेश और भारत की प्रति व्यक्ति आय के अग्रिम अनुमानों की स्थिर 2011-12 कीमतों पर तुलना करने पर हम पाते हैं कि मध्य प्रदेश की प्रति व्यक्ति आय भारत की प्रति व्यक्ति आय की तुलना में अधिक है, मध्य प्रदेश की प्रति व्यक्ति आय भारत की प्रति व्यक्ति आय की तुलना में कम है, मध्य प्रदेश की प्रति व्यक्ति आय भारत की प्रति व्यक्ति आय के बराबर है, तुलना संभव नहीं है। चारों में से अलग अलग आपको 4 ऑप्शंस मिले हैं, आपको बताना है कौन सा सही रहेगा। मध्य प्रदेश की प्रति व्यक्ति आय भारत की प्रति व्यक्ति आय की तुलना में कम है, इस तरह से यहां से हमारा बी ऑप्शन से जवाब रहेगा। 99 नंबर क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश सरकार की उन्नति एग्री GIS परियोजना किस लिए है? तो ये उन्नति जो योजना है मध्य प्रदेश सरकार की, ये किस लिए है? ये है किस लिए? कृषि में पूर्व सूचना आधारित निर्णय लेने में सुविधा प्रदान करने हेतु, उपग्रह इमेजनरी और ड्रोन डेटा जैसी प्रौद्योगिकी का उपयोग करने के लिए है। बी ऑप्शन यहां से भी सही जवाब रहेगा। और लास्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। समग्र शिक्षा अभियान निम्नलिखित में से किन योजनाओं के एकीकरण से उभरा है? सर्व शिक्षा अभियान, SSA और राष्ट्रीय कौशल विकास मिशन। क्लियर है? राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान और प्रधानमंत्री ग्रामीण डिजिटल साक्षरता मिशन, सर्व शिक्षा अभियान, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान और शिक्षक शिक्षा, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान और सुकन्या समृद्धि योजना। तो समग्र शिक्षा अभियान निम्नलिखित में से किन योजनाओं के एकीकरण से उभरा है? इन चारों ऑप्शंस में से आपको क्लिक करना है। करेक्ट आंसर क्या रहेगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा सर्व शिक्षा अभियान, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान और शिक्षक शिक्षा। तो यहां से हमारा सी ऑप्शन जो है ये बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब गाइज यहाँ पर हम टॉप 100 जो क्वेश्चन है इनका हम आपको पूरा पेपर सोल्व करवा चुके हैं। आंसर की हमने आपके सामने खोलकर रख दी है, पूरी जो भी था हमने आपको एक एक चीजें क्लियर बता दी है। सभी 100 क्वेश्चंस का हमने बिल्कुल सटीकता के साथ में आपको आंसर दे दिया है कि किसका आंसर किया जाएगा। फिर भी अगर कोई क्वेश्चन में आपको डाउट रह जाता है तो आप कमेंट में कमेंट करके जरूर से बताइएगा, ताकि हम दोबारा से उस पर विचार करें और आपको सटीक और हम दे पाएं। बाकी इनमें भी कोई डाउट नहीं है, जो था वो हमने आपको क्लियरली बता दिया है कि आप चेक कर लीजिएगा, जिनमें था उनमें, और जिनमें नहीं था उनमें हमने श्योरिटी के साथ में आपको बताया है। क्लियर है? आप सभी इस वीडियो को ज्यादा शेयर करें, ज्यादा लाइक करें। गाइज हमने पेपर फर्स्ट जो है ये पेपर पहला था, पहला पेपर जीके जीएस का। इसके बाद में सी सेट वाला जो पेपर है ये भी हम जल्द आपके लिए लेकर आएंगे, पेपर 2। तो आप सभी बने रहिए इस चैनल पर, सब्सक्राइब करके रखिएगा, बेल आइकन को ऑल पे सेलेक्ट करके रखिएगा। जैसे ये वीडियो आ जाएगा तुरंत से आपको पता चल जाएगा। इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा। क्लियर है? और इस वीडियो की पीडीएफ के लिए टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी। तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट जो सीसेट का पेपर है उसके एनालिसिस में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।